our Union Minister, Independent Charge, Science and Technology, Ministry of Earth Sciences, Minister of State, PMO, Personnel, Public Grants and Pensions, Department of Atomic Energy and Space, also the Vice President of CSIR, Union Minister Dr. Jiten Singh Ji is somebody who we would call a 24/7 minister, always on the go, and he's very much here, who's arrived from Delhi from his busy schedule to interact and listen to you all. Somebody who's a diabetologist, but also an author, who loves to read and write, also to keep learning from all of you. I now invite a very dynamic leader. Please, ladies and gentlemen, round of applause for Dr. Jiten Singh Ji. महाराष्ट्र के तेजस्वी मुख्यमंत्री, आप सबके लोकप्रिय नेता और हम सबके वरिष्ठ साथी, ऐसे हमारे माननीय देवेंद्र फडणवीस जी, उनके साथ बैठने से ही ऊर्जा का संचार हो जाता है और इसलिए हमारा ये आग्रह था कि हम ये इस प्रकार का आयोजन ऐसे समय में करें जब उनकी उपलब्धता हमें सुनिश्चित हो। और मैं सबसे पहले तो उनका धन्यवाद करता हूं कि आज भी बड़े व्यस्त थे वो, उसके बावजूद उन्होंने हमारे लिए समय निकाला, हमारी इज्जत अफजाई भी की और हमसे ज़्यादा इन बच्चों का प्रोत्साहन किया, क्योंकि ये बच्चे आपको एक यूथ आइकॉन की तरह भी देखते हैं, केवल मुख्यमंत्री ही नहीं, और इसलिए आपकी उपस्थिति निश्चय ही इस कार्यक्रम में चार चांद लगा देगी। हमारे साथ स्किल और साइंस के मंत्री लोधा जी, जिनका भी आपने संबोधन सुना, हमारे 3 बहुत ही प्रतिभाशाली डायरेक्टर, नेशनल ओशन इंस्टीट्यूट के सुनील कुमार जी, बहुत ही हमारे सीनियर पुणे नेशनल केमिकल लेबोरेटरी के डॉक्टर लेले जी, डॉक्टर वेंकट मोहन, ये हमारे नीरी नागपुर से हैं। और इन सब का यहाँ होने का ये भी अर्थ है कि ये 3 बड़े इंस्टीट्यूट्स को मिलाकर के एक समन्वय के साथ ये कार्यक्रम आयोजित किया जा रहा है। और मेरा अभी ये सुझाव ये था इनसे आने से पहले कि अगली बार जब हम ये कार्यक्रम करेंगे तो ये CSIR के 3 इंस्टीट्यूट्स के अतिरिक्त जो दूसरे विभागों के साथ संबंधित इंस्टीट्यूट्स हैं उनको भी साथ में जोड़ करके एक व्यापक कार्यक्रम आयोजित किया जाए। और इससे, जिसे अक्सर कहा जाता है होल ऑफ साइंस, उसका संदेश जाएगा। अब होल ऑफ साइंस के साथ दूसरी बात ना मालूम आपने महसूस की कि नहीं, यहाँ पर हमें सहयोग महाराष्ट्र सरकार का है और केंद्र से हमारे प्रतिनिधि अधिकारी आए हैं, तो होल ऑफ साइंस के साथ होल ऑफ गवर्नमेंट भी जुड़ गया। और अगर आप पीछे निगाह करें तो इन युवाओं में स्टार्टअप्स भी हैं, स्टूडेंट छात्र भी हैं, शोधकर्ता रिसर्चर्स भी हैं, इंडस्ट्री के प्रतिनिधि भी हैं, MSME के प्रतिनिधि भी हैं। तो यानी होल ऑफ साइंस प्लस होल ऑफ गवर्नमेंट प्लस होल ऑफ नेशन हो गया। अब चौथा आग्रह जो मैं हर जगह आजकल जाके करता हूं कि इस तरह के कनक्लेव में एक अलग स्लॉट हम रखा करें जो केवल कॉलेज के बच्चों और 12वीं कक्षा के छात्रों के लिए हो, और कोशिश ये रहे कि उसमें उनके साथ माता पिता भी रहें। हमने बायोटेक का एक कनक्लेव किया था दिल्ली में, तो उसमें उस तरह का एक योजना बनाई थी। और उसके पीछे कारण ये कि अक्सर ये महसूस किया जाता है, कहने में थोड़ी शर्म आती है, कि जाने अनजाने में नौजवानों की गुमराही का काम माता पिता के ही हाथों से हो जाता है। तो अगर माता पिता और युवाओं का एक अलग से स्लॉट हो जाए तो फिर मान लीजिए कि होल ऑफ साइंस प्लस होल ऑफ गवर्नमेंट प्लस होल ऑफ नेशन और होल ऑफ सोसाइटी हो जाएगा। और जिसे लोधा जी कह रहे थे कि उसको मास मूवमेंट बनाना है, उसका भी एक बहुत ही अच्छा एक सरल रास्ता निकल आएगा। दूसरा सवाल ये कि हमने ये जगह जगह हर क्षेत्र में जाकर के इस प्रकार के कनक्लेव आयोजित करने का एक सिलसिला शुरू किया है।
और उसके पीछे भाव क्या है, अर्थ क्या है। पहली बात तो ये कि अब समय आया है कि हम अपने नौजवानों को समझा सकें कि रोजगार का अर्थ केवल और केवल सरकारी नौकरी नहीं। ये कहीं ना कहीं हमारी मानसिकता में बैठ गया है। आप अगर किसी को पूछते तो क्या करता है, तो उसको लगता है कि मैंने बताना है कि मैं कौन से महकमे में, कौन से विभाग में हूँ। तो हम तो गाँव से आते हैं, तो वहाँ तो कहते थे जी विवाह ही नहीं होगा जब तक सरकारी नौकरी नहीं होगी। तो एक तो वो दिमाग से मानसिकता निकालनी है, क्योंकि यहाँ पर आप देखेंगे कि सरकारी नौकरी के बाहर उसके अतिरिक्त भी इतने अधिक विकल्प हैं जिनमें आमदनी भी ज़्यादा है, आपको आज़ादी भी ज़्यादा है, अपना विकास करने का अवसर भी है और बहुत ज़्यादा अपनी क्षमता प्रतिभा दिखाने का अवसर भी है। दूसरा, जिस दिन प्रधानमंत्री मोदी जी ने लाल किले से आह्वान किया था, स्टैंड अप इंडिया, स्टार्टअप इंडिया, लगभग 2015 या 16 की बात है, इस देश में बहुत सारे लोगों को ये समझ में ही नहीं था कि स्टार्टअप है क्या। मुझे खुद बड़े सारे फ़ोन आए शाम को, साहब ये स्टार्टअप करना कि स्टैंड अप करना, इसका मतलब क्या है। लेकिन अभी जैसे डॉक्टर सुनील ने बताया, डॉक्टर लेले ने भी बताया कि मात्र 350 से बढ़कर के आज हम 1.25 लाख पहुंच गए, इतने सारे यूनिकॉर्न हो गए। यानी उस दिन से, क्योंकि मोदी जी स्वयं हमारे लिए एक बहुत बड़े ब्रांड एम्बेसडर हैं, लोगों में एक जागरूकता आई कि हम इसे समझें। और अब हमारा ये काम है कि हम इसमें स्टार्टअप एंटरप्रेन्योरशिप में कैसे परिवर्तित करते हैं। तीसरा, इस तरह का जो प्रदर्शनी होती है उसमें नौजवानों को अपनी प्रतिभा समझने का अवसर मिलता है। कई बार आपको खुद अपने एप्टीट्यूड का एहसास नहीं होता। अब जैसे मुंबई में बहुत सारे लोग आते हैं एक्टर बनने के लिए, बाद में समझ आता है नहीं एक्टिंग तो हमारे बस का बात नहीं है, तो चलो कहानीकार बन जाते हैं, स्क्रिप्ट राइटर बन जाते हैं। तो व्हाट इज योर एक्चुअल इनहेरेंट एप्टीट्यूड दैट यू विल रियलाइज व्हाइल गोइंग अराउंड दी स्टॉल्स। हो सकता है किसी काम में आप लगे हैं लेकिन आपको लगता है कि नहीं मेरी प्रतिभा इसमें, तो ये, क्योंकि मैं ये चाहूँगा कि आप इसका भरपूर वैज्ञानिक ढंग से लाभ लें। और चौथा इसका मकसद ये है कि हमने स्टार्टअप का जब से यहाँ पर कल्चर डेवलप होना शुरू हुआ देश में, तो बहुत सारे भ्रम और बहुत सारे मिथ आ गए। पहला तो ये मिथ है कि आपको आईआईटी बॉम्बे से पढ़ कर आइए तभी स्टार्टअप बनेंगे। फिर होगा जी आप पीएचडी करिए। फिर होता है कि आप साइंसदान हुइए। आपको इन स्टॉल्स में घूम करके समझ आएगा, और ख़ासकर अगर आप एग्री स्टार्टअप्स में जाएंगे कि तो हमारे बहुत सारे ऐसे बच्चे हैं देवेंद्र जी जिन्होंने ग्रेजुएशन भी नहीं की हुई। एंड दिस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट मिथ टू बी एक्सप्लोडेड। आपके यहाँ पैशन हो, जुनून हो, यू शुड बी अ गुड लर्नर, टेक्नोलॉजी अपनाने का एप्टीट्यूड हो, सरकार की ओर से पूरा सहयोग, आर्थिक भी और दूसरा भी। हमारे यहाँ डॉक्टर जमीर बैठे हैं जिनके यहाँ से पर्पल रेवोल्यूशन शुरू हुआ था, लेवेंडर, जिसका मोदी जी ने मन की बात में 10 मिनट जिक्र किया। 26 जनवरी को कर्तव्य पथ पर उसकी झांकी दिखाई गई। उस लेवेंडर के माध्यम से लगभग 3000 स्टार्टअप इस समय लगे हैं बच्चे, जिनमें से मुझे लगता है 20-30% ऐसे हैं जिन्होंने ग्रेजुएशन भी नहीं की हुई। और इसी बम्बे शहर में उनकी एक एक शीशी परफ्यूम की 15-15 हज़ार की बिक रही है। और उनको देख करके 2 हमारे कॉरपोरेट सेक्टर में काम करते हुए बंगलौर के लड़के नौकरियां छोड़ करके आ गए। अब चूंकि मैं खुद इससे जुड़ा रहता हूँ, खुद अपने सीखने के लिए जिज्ञासा से, तो मैंने उससे पूछा कि भाई आप क्यों आए, तो बोले साहब वहाँ 12-14 घंटे कंपनी की नौकरी करनी और फिर भी पैसे कम, और यहाँ ये बिना पढ़ाई किए इतना कमा रहे हैं, तो हम क्यों ना यहाँ आए, हमारे पास तो बैकग्राउंड भी है, एजुकेशन भी है। तो इन सब लक्ष्यों को हाथ मन में रख करके, इन उद्देश्यों को मन में रख करके, इस भाव से इस आयोजन का यहाँ पर एतमाद किया गया। ये ना समझिएगा कि ये केवल एक औपचारिक कार्यक्रम है कि 2 मंत्री बैठ के, एक मुख्यमंत्री बैठ के, अधिकारी लोग आगे, ताली बज गई, दीप प्रज्वलित हो गया। इसको आप उसी भाव से लीजिए आने वाले समय के लिए। और आज 10 वर्षों में हम फ्रेजाइल 5 इकोनॉमी से टॉप 5 हो गए। हमारा ग्लोबल इनोवेशन इंडेक्स 81 था, आज 39 हो गया। और ये जो स्टार्टअप 2.25 लाख बताए जा रहे हैं, कई बार बड़े शहरों को देख करके ये थोड़ा सा एम्बेरसमेंट हो जाती है कि 49% ऑफ आवर स्टार्टअप्स टुडे, ये मैं परसों ही स्टैटिस्टिक्स देख रहा था, कम फ्रॉम Tier 2 एंड Tier 3 सिटीज, छोटे शहर, सूरत, अहमदाबाद, अमृतसर, चंडीगढ़, यहाँ से हमारे स्टार्टअप्स आ रहे हैं। तो कहीं ना कहीं लगता है कि अगर उस तरह से देखा जाए प्रोपोर्शनली, तो बड़े शहर में तो 100% होने चाहिए। इसका मतलब है कि कहीं ना कहीं 100 बड़े शहरों में अभी शायद उस तरह का हम इनरोल नहीं कर पाए। लेकिन ये स्टार्टअप मूवमेंट इतनी तेज़ी से बढ़ती जा रही है
और हमारे पेटेंट फाइलिंग इस समय संख्या है 64,480। लेकिन महत्वपूर्ण बात यह है कि ऑलमोस्ट 56% ऑफ द पेटेंट्स, ये जो बच्चे हैं, दे आर रेजिडेंट इंडियंस, यानी हिंदुस्तान में जन्मे, यहाँ पले, यहाँ पर शिक्षण प्रशिक्षण हुआ, यहीं पर उन्होंने अपना इनोवेशन किया और यहीं से पेटेंट लिया। नहीं तो पहले ये कहा जाता है साहब हरगोविंद खुराना बाहर जाएगा तो कुछ बनेगा, यहाँ कुछ नहीं होगा। यानी इसका मतलब ये हुआ कि यहाँ पर हर किस्म की व्यवस्था भी है, सोर्स भी है, यहाँ पर हर तरह की सहूलत भी है। केवल या तो हम उसको अपनाने में थोड़ा सा सुस्ती कर जाते हैं, आलस कर जाते हैं, या हमें उसकी जानकारी नहीं है। और इसलिए और इस सरकार की ओर से हमारे जो मंत्रालय है उसमें बहुत सारी स्कीमें, मैं चाहूँगा कि आप ज़रा वेबसाइट पे जाइए। ये भी मेरा बड़ा आग्रह है, बड़ा इमोशनली, बिकॉज मोस्ट ऑफ द यंगस्टर्स समटाइम्स डिसअपॉइंट मी। हमारे पास इतनी बढ़िया स्कीम है, हमने पिछले 5 साल में निधि स्कीम है हमारी, नौजवानों को हर तरह की मदद देते हैं हम। नेशनल इनिशिएशन फॉर डेवलपमेंट एंड हार्नेसिंग इनोवेशन, आपको आर्थिक सहायता, आपको मेंटरशिप, आपको टेक्नोलॉजी सहायता। हमारी डेडिकेटेड टाइड स्कीम है इसी मंत्रालय के दूसरे विभाग की, विच इज डेडिकेटेड टू डिसेबल्ड, टू एल्डरली। वो जाइए उसमें, क्योंकि ये भी एक गलत मिथ आ गया है कि स्टार्टअप होने के लिए नौजवान होना चाहिए। यू आर नॉट स्टार्टिंग अप योर एज, यू आर स्टार्टिंग अप ए प्रोजेक्ट। और इसीलिए मैंने कल ही अपने अधिकारियों को एक सलाह दी कि अगला हम कार्यक्रम करेंगे +60 स्टार्टअप्स के लिए, दोज हु आर अबाउ द एज ऑफ 60। और मेरे संपर्क में ऐसे लोग हैं। हमारा जो सबसे कामयाब मिलेट का स्टार्टअप है वो हमारे मैसूर की इंस्टीट्यूट से रिटायर शुदा एक साइंटिस्ट है, ही इज़ नाउ ऑलमोस्ट 65। तो वो भी दिमाग से निकाल दीजिए कि बहुत बड़ी डिग्री नहीं होनी चाहिए, बहुत उम्र का भी कोई तकाजा नहीं है। और इसी तरह से हमारे टेक्नोलॉजी, बिजनेस, इनोवेशन इंक्यूबेटर्स जगह जगह लगा दिए गए हैं, सिर्फ आपने उसका फ़ायदा लेना है। और कई बार हमारे यंगस्टर्स को इसकी जानकारी नहीं रहती, इस कारण ये हो जाता है। और आप चूँकि एक ऐसी जनरेशन से ताल्लुक़ रखते हैं कि आपके लिए ये अगले कुछ साल ना केवल अपनी खुशहाली का एक साधन जरिया बनेंगे, बल्कि जो मोदी जी विकसित भारत कहते रहते हैं उसकी खुशहाली का भी आप माध्यम बनेंगे। और आप ये याद रखिए कि आपको मोदी जी ने न केवल विकसित भारत का सपना दिखाया है, बल्कि विकसित भारत के निर्माण करने की भी जिम्मेवारी आप पर ही है। ये बाकी पीढ़ी तो जाने वाली है, आज से 22 वर्ष बाद आप ही ने होना है, अपनी प्रतिभा, अपनी ऊर्जा, अपनी क्षमता की चरम सीमा पर। तो ये सिर्फ आपको सपना ही नहीं, आपको जिम्मेवारी समझ के, और यही माध्यम है। बिकॉज द एज इज ऑन योर साइड एंड 2047 भारत का जो उत्सव है वो भी आप ही ने मनाना है। और जो स्टार्टअप ड्रिवन इकोनॉमी रहेगी हमारी, इसलिए मेरा आपसे ये भी आग्रह है कि आप थोड़ा सा प्लान करिए। अगले 25 वर्ष में जो हमारी इकोनॉमी होगी उसकी ग्रोथ होगी बायोटेक्नोलॉजी ड्रिवन, जस्ट एज द लास्ट इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन वाज IT ड्रिवन। अगली बिल होगी रीजनरेटिव। देयर इज गोइंग टू बी अ पैराडाइम शिफ्ट फ्रॉम मैन्युफैक्चरिंग टू रीजनरेटिव प्रोसेसेस, और वो आपके हिस्से में आया है। आपने उसके लिए कोई कोशिश नहीं की, वो परमात्मा ने इत्तेफाक से आपको पैदा कर दिया इसमें। अगर हम पैदा होते तो शायद हम भी करते। नाउ द बट द एज इज इन योर साइड। तो परमात्मा का एक वरदान है, यू हैव बीन ब्लेस्ड बाय द डेस्टिनी। और इसलिए उसको इकोनॉमी ड्रिवन, ये जो स्टार्टअप ड्रिवन इकोनॉमी होगी, आपने ये सोचना है कि आपने वैल्यू एडिशन कहाँ से करनी है। जब हम कहते हैं कि जी हम 2047 में नंबर 1 इकोनॉमी आएंगे, तो कैसे आएंगे? उन क्षेत्रों से, उन सेक्टर से जो अभी तक पूरी तरह न तराशे गए, न तलाशे गए, विच हैव रिमेन अनएक्सप्लोर्ड। वो कौन से हैं? बम्बई नगरी में खड़े होकर के समुद्र तट के पास मैरीन रिसोर्सेज, कभी आपने सोचा? 1100 किलोमीटर समुद्री तट है हिंदुस्तान का, वन ऑफ द लॉन्गेस्ट कोस्टल एरियाज। आज तक मोदी सरकार आने से पहले किसी ने इस तरफ नहीं देखा। ह्यूज सोर्स ऑफ वेल्थ, फिशरीज, मेटल्स, मिनरल्स। मैं तो कुछ सिविल सर्वेंट से कह रहा था कि आने वाले वक्त में आपको यू विल हैव टू चेक माइनिंग इनसाइड द सी। और ये हमारी डीप सी मिशन भी एक इसी के साथ वाले मंत्रालय ने शुरू की है। आने वाले समय में बहुत बड़ा एक मैरीन स्टार्टअप्स का एक नया विकल्प आपके सामने आएगा, और वो रातों रात हिंदुस्तान की इकोनॉमी को कहीं से कहीं ले जाएगा। दूसरा रहा एग्रीकल्चर का, जिसे मैं कह रहा था लेवेंडर।
एक ये भी मिथ घुस गया हमारे अंदर कि स्टार्टअप होने के लिए आपको आईटी का एक्सपर्ट होना चाहिए। और वो हुआ किस्सा ये कि वो यूरोप से आया, बेंगलोर लैंड हो गया, बेंगलोर वाज एन आईटी सिटी, आपने सोचा आईटी। बट फॉर इंडिया आवर डोमेन इज एग्रीकल्चर। वी हैव a huge workforce, more than 40% of agriculture workforce in India, but our contribution through agriculture to GDP is just about 13 to 14%. ये कितनी एम्बैरेसिंग बात है। और ये इसलिए कि एग्रीकल्चर के जो नई टेक्नोलॉजी आई है उसे हम नहीं अपना पाए। अब आजकल का एग्रीकल्चर पिछले ज़माने का किसान नहीं है 2 बीघा ज़मीन वाला। दिस इज एग्री स्टार्टअप, एग्री टेक्नोक्रेट। वो ड्रोन का इस्तेमाल करता है सिंचाई के लिए, कीटनाशक के लिए, कंप्यूटर में बैठ के सारा काम करता है, उसको उठने की भी ज़रूरत नहीं। रोबो जा कर के खेत में हल चला देता है। बट यू हैव टू हैव द एप्टीट्यूड एंड दिस इज अ वेरी ल्यूक्रेटिव। जैसे मैंने आपको कहा कि लेवेंडर का काम कामयाब रहा। बायोटेक्नोलॉजी में हमारे केवल 50 स्टार्टअप्स हुआ करते थे साल 2014 में, आज बढ़ करके हमारे 10,000 हो गए। और बायोकॉनी हमारी केवल 10 बिलियन US डॉलर होती थी, आज बढ़ करके हमारी लगभग 150 बिलियन डॉलर हो गए। नेक्स्ट फ्यू ईयर्स विल बी 300। इसी तरह स्पेस स्टार्टअप, क्योंकि एक बहुत बड़ा काम ये सरकार ने ये किया कि इसने प्राइवेट सेक्टर को खोल दिया। और हमारा ये शुरू से मानना था कि अगर हमने ग्लोबल लेवल पर कंपटीशन करना है तो वी हैव टू फॉलो ग्लोबल स्ट्रेटजीज, वी हैव टू लिव आउट टू ग्लोबल पैरामीटर। अब हमारी वही स्ट्रेटजीज हैं, वही हमारा तरीक़ेकार है जैसे बाकी दुनिया में। कभी आपने सोचा था स्पेस को खोल दिया जाएगा प्राइवेट सेक्टर? और उसका नतीजा देखिए, आज हम वीवर जस्ट डिसमिल स्पेस इकॉनमी, आज हम 8 बिलियन US डॉलर है। और हमारी ये प्रोजेक्शन कहती है कि अगले 7-8 साल में वील गो 5 टाइम्स हाई टू 45 बिलियन US डॉलर। एंड वी हैव वर्ल्ड पोटेंशियल स्टार्टअप। और हमारा जो फर्स्ट जनरेशन स्टार्टअप से स्पेस के जो प्राइवेट के लिए हमने सिर्फ 4 साल पहले खोला है। जो 4 साल पहले वाले हमारे स्टार्टअप से वो आज बहुत बड़े एंटरप्रेन्योर बन गए। किसी ने हैदराबाद में रॉकेट की फैक्ट्री खोल ली, किसी ने सैटेलाइट मैन्युफैक्चरिंग का काम शुरू कर दिया। यानी ये ऐसे एरियाज हैं जिनमें बहुत पोटेंशियल भी है, रॉ भी है, अनएक्सप्लोर्ड भी है, केवल जानकारी की कमी है। और इसलिए मेरा आखिर में, क्योंकि बहुत समय नहीं लेना, ये एक औपचारिक उद्घाटन समारोह है, कभी फिर से विस्तार में बैठ करके आपको भी बोर करेंगे और आपसे भी कुछ सीखेंगे। लेकिन आखिर में मुझे ये कहना है कि इस समय यू आर द यूथ लिविंग इन वन ऑफ द बेस्ट टाइम्स इन इंडिया हैपनिंग। मुझे उस दिन किसी ने पॉडकास्ट में पूछा एनी रिग्रेट एंड एनी विश। मैंने कहा रिग्रेट तो कर नहीं सकते, परमात्मा नाराज हो जाएगा। विश यही है कि इनकी तरह हम अब पैदा हुए होते जब होना था। हमारा तो सारा जीवन संघर्ष में निकल गया। लेकिन इट विल बी अ ग्रेट ट्रेजेडी इफ यू आर नॉट एबल टू रियलाइज दिस। एंड एज आई सेड, यू हैव नॉट नथिंग, गॉड हैज गिवन यू दिस अपॉर्चुनिटी। इत्तेफाक से आप पैदा हो गए, यू हैड नॉट प्लान। तो लेकिन मेक द बेस्ट यूज ऑफ इट। और आपसे यही प्रार्थना है कि जब आप यहाँ से वापस जाएं और अधिक जागरूक होकर जाएं और अधिक संकल्पित होकर जाएं, ताकि इससे भी अधिक आत्मविश्वास के साथ आप अपनी सिद्धि की यात्रा पर निकल पड़े और विकसित भारत के निर्माता आप अपने आप को सही मायने में समझने का आत्मविश्वास, अपने अंदर कॉन्फिडेंस पैदा कर सके। बहुत बहुत धन्यवाद।